G has officially begun with the recording on, or as always, I'll post this class on playlist A2 AS P2 पास पेपर्स के प्लेलिस्ट में, ठीक है। अगर आप में से किसी को कंफर्म नहीं है कैसे करना है तो मैं अपना यूट्यूब चैनल दिखा दूं आपको एक बार प्लेलिस्ट वगैरह, या सबको क्लियर है? अगर सबको क्लियर है तो खामोश रहिएगा, वरना बताएं मुझे, मैं आपको जरा दिखा दूं। चलिए, इट मीन्स एवरीबडी इज क्लियर ऑन दिस। तो मैंने पेपर पहले ही निकाल के रखे हुए थे, लेट्स सी। ये है जी आपकी मार्क स्कीम और ये है आपका पेपर। हमने इसका सेक्शन ए बड़ा सुकून से डिटेल में किया था, इसकी वीडियो भी लग गई है, विदाउट कंटेंट हमने किया था। उसके बाद हमने सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन कर लिया था, पीपीसी बनाया था, ग्रोथ दोनों फॉर्म्स की एक्चुअल पोटेंशियल समझाई थी उसमें ग्राफ के थ्रू और एक्सप्लेन करके। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेज ऑफ प्लान इकोनॉमी और उसकी ट्रांजिशन के बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स, और फिर वैल्यूएशन करके पार्ट बी किया था। अब क्वेश्चन 3 पार्ट ए को जरा गौर से देखें। बहुत आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसमें बच्चे ग्राफ गलत बना बैठते हैं, तो इसको मैं तसल्ली से समझाना चाह रहा हूँ आपको। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम्स, मीन्स आपको एक से ज़्यादा डायग्राम बनाने हैं। Use the concept of income elasticity of demand to explain the impact of a fall in incomes on the equilibrium price and equilibrium quantity of a normal good and an inferior good. एक बार आप लोग खुद इस क्वेश्चन को जरा पढ़ लें और देखें कि आपको इसमें से क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है। So, तसल्ली से रीड क्वेश्चन 3 पार्ट ए। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट ए जरा एक बार पढ़ लें। जी बच्चों, इसको मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा न्यू मार्क स्कीम पे। अभी हम पुरानी मार्क स्कीम के मुताबिक, मुझे बताइएगा इसमें नॉलेज के जो 2 मार्क्स होते थे, अब 3 हो चुके हैं, वो हम कैसे लेंगे? जस्ट दैट formula, very good. So define income elasticity of demand, 1 mark. Formula for income elasticity of demand, 2nd mark. नई मार्क स्कीम में जैसे ही आप नॉर्मल गुड्स और उसका पॉजिटिव रिलेशनशिप बताना शुरू करोगे, 3rd मार्क नॉलेज का आ जाएगा, ठीक है। अब न्यू मार्क स्कीम के मुताबिक एनालिसिस के जो 3 मार्क्स हैं वो मिलेंगे हमें रिलेशनशिप एक्सप्लेन करने का नॉर्मल गुड्स और इनकम के साथ, फॉल इन इनकम्स के साथ, और फिर ग्राफ बना के इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा वो दिखा के पूरा एक्सप्लेन करना है ग्राफ को, एग्जाम्पल देनी है गुड की आराम से। फिर इन्फीरियर का एक ग्राफ बनाएंगे कि इनकम फॉल होने से उनकी डिमांड पे क्या असर पड़ता है, और उसकी इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी दिखाएंगे, और फिर उसको एक्सप्लेन करके एग्जाम्पल दे के हम इसको फिनिश करेंगे। नई मार्क स्कीम में वो कह सकता है डू ऑल नॉर्मल गुड्स रिएक्ट सेम टू फॉल इन इनकम्स, तो हम उसमें ऐड करेंगे कि नेसेसिटीज हैव virtually no change in demand because of perfectly inelastic demand curve, almost zero income elasticity for basic necessities, तो even if income falls उनकी कंजम्पशन पे कोई फर्क नहीं आने वाला, लग्जरीज विल हैव अ ह्यूज इम्पैक्ट। ये बस ऐड करना है आपने। मुझे बताइए, जुर्वा ने सही स्टार्ट किया, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिफाइन करना है, उसका फॉर्मूला देना है। अब मैं आप में से किसी बच्चे से नाम लेके पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद, गुड टू सी यू। मुझे बता दें फासिया, डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Perfect. Income elasticity of demand is a measure the degree of responsiveness of quantity demanded to a change in consumers incomes. Simply आपने ये कह के एक मार्क ले लिया। मुझे बता दें, लेट्स से मोहम्मद बिन साकिब, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला बेटे। मोहम्मद जल्दी से। लेकिन आवाज मुजफ्फर की थी, ठीक है।
परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। ये आपके 2 मार्क्स आ गए। अब हम पहले सिर्फ थ्योरी करते हैं, बच्चों को एंट्री दे लूं जी। अब हम सिर्फ थ्योरी करते हैं। चलें जी। अब हुसैन कासिम, आई नो यू जस्ट एंटर्ड, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बताओ, क्वेश्चन को देखो। विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम ऑफ डायग्राम्स यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड टू एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ अ फॉल इन इनकम ऑन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ नॉर्मल गुड एंड इंफीरियर गुड। आप सिर्फ नॉर्मल गुड का रिलेशनशिप फॉल इन इनकम के साथ बता दो, मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दो जरा। हुसैन शाबाश। नॉर्मल गुड का दोस्त जी हुसैन, पढ़ लें। इसमें फॉल इन इनकम लिखा हो तो उसके हिसाब से बताओ। व्हाई इज दैट? नहीं नहीं, स्मॉलर परसेंटेज का यहाँ पे कोई ताल्लुक नहीं है। नो नो हुसैन, सेम मिस्टेक्स एज ऑलवेज। नेगेटिव रिलेशनशिप हुसैन, कितनी बार समझाऊं बेटे? हाँ, यस यस। थैंक यू बेटे। हुसैन, बाद में मैं फिर आपसे एड्रेस कर रहा हूँ। इरेज दीज मिस्टेक्स। वही मॉक वाली, वही मिड्स वाली, वही लास्ट ईयर मिड्स वाली गलतियां। Why are you doing that? Normal goods are those which have a negative relationship to consumer income. As stated in the question, when incomes will fall, consumers will buy less of the normal goods. They will switch towards inferior goods, as normal goods are good quality and they have a negative relationship with income. For example, branded cars, clothes, necessity की भी एक दे दो, एक luxury की भी दे दो। समझ आ गया किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम? क्यों पॉजिटिव होगा? हाँ हाँ, पॉजिटिव ही होगा हमेशा। सॉरी, बिल्कुल हमेशा पॉजिटिव होगा। दे हैव अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद इनकम बेटे। फॉल हुई है इनकम तो इनकी डिमांड गिर रही है, इनकम बढ़ी इसलिए इनको नॉर्मल बोलते हैं। ठीक है ना हुसैन? आप वही गलतियां ना करो बार बार, ठीक है? ये हो गया। अब असूलन हम यहाँ पे लग्जरीज और नेसेसिटीज को अलग करते हैं, लेकिन इसमें क्वेश्चन फर्क है। उसने ग्राफ मांग लिए और बोला है कि इनकम फॉल का नॉर्मल गुड की इक्विलिब्रियम प्राइस और क्वांटिटी पे क्या असर पड़ेगा। मुझे यहाँ पे एक बच्चा बताओ जरा कॉन्फिडेंस के साथ, कौन सा ग्राफ बनाओगे? प्राइस क्वांटिटी वाला, डिमांड सप्लाई वाला, या इनकम लेबल करके वाई एक्सेस पे और क्वांटिटी एक्स एक्सेस पे, कौन सा ग्राफ बनाएंगे? नो मेरा बेटा, इक्विलिब्रियम प्राइस इक्विलिब्रियम क्वांटिटी का वर्ड है, तो आप कौन सा ग्राफ बनाएंगे? डिमांड एंड सप्लाई वाला। यस, डिमांड एंड सप्लाई वाला। ठीक है। अगर आपने वो ग्राफ बना दिया, आपको मैं मार्क्स स्कीम दिखाऊंगा, कोई मार्क नहीं मिलने वाला उसका। फासिया, बात समझ आई? स्ट्रेट फॉरवर्ड। उसने इक्विलिब्रियम प्राइस, इक्विलिब्रियम डिमांड और सप्लाई से बनता है, तो ऑब्वियसली वो वाला ग्राफ चाहिए। इसी तरह फिर इंफीरियर गुड का हम ग्राफ बनाएंगे, और उसका पहले उसकी जुबानी में एक बार जुबानी सारा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर ग्राफ बना के दिखाता हूँ। सबसे पहले, डिफाइन इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इट्स अ मेजर ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड टू अ चेंज इन कंज्यूमर्स इनकम। इट्स मेजर्ड बाय द फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम। हमेशा क्वांटिटी ऊपर आती है। उसके बाद मेरा बेटा आप चलोगे इसके ऊपर। ये कोई बच्चा कह रहा है एडमिट द क्लास, लेट मी सी। राइट, उसके बाद बेटे आप चलोगे फॉर्मूला एंड डेफिनेशन देने के बाद हम क्वेश्चन 3A कर रहे हैं नए बच्चों, और उसके बाद आप बताएंगे नॉर्मल गुड्स हैव a positive relationship with consumers income. As stated in the question, fall in incomes will mean their demand will fall as people will, ये लिखना है, switch away towards inferior goods. Reason बतानी है। Normal goods contain all kinds of goods with positive income elasticity, such as necessities, luxuries, and other normal goods. ठीक हो गया? For example, branded clothes, cars, etc. ठीक हो गया? अब आते हैं जी हम इसके ग्राफ पे। मुझे बताएं डिमांड कर्व में किस साइड पे शिफ्ट करूं? इनकम फॉल हो रही है,
डिमांड कर्व नॉर्मल गुड्स का किस साइड पे शिफ्ट होगा? टू द लेफ्ट, बिल्कुल सही है। उसके रिजल्ट में लॉजिकली इक्विलिब्रियम प्राइस पे क्या असर पड़ेगा और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, दोनों प्राइस भी और क्वांटिटी भी कम हो जाएंगे। और फिर हम ग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। अभी मैं बना के आपको दिखाता हूँ और एक्सप्लेन करता हूँ। अब जी इंफीरियर गुड, इनको एक्सप्लेन करते हैं। दे हैव अ, हुसैन आप बताइए दोबारा, इनका कैसा रिलेशनशिप होता है? शाबाश, दे हैव अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद कंज्यूमर्स इनकम। एक्सप्लेन करो, मींस व्हेन इनकम्स फॉल देयर व्हाट विल राइज? Their quantity will rise, their demand will rise, because people will switch away from normal goods towards inferior goods. हाँ, अब इसकी एग्जांपल दे देना, सेकंड हैंड क्लोथिंग, स्ट्रीट फूड स्टॉल्स, मैच बॉक्सेस वगैरह। इसका ग्राफ में हम डिमांड कर्व किस साइड पे शिफ्ट करेंगे? टू द, क्योंकि इनकम्स फॉल की हैं। परफेक्ट। तो ये मैं जल्दी से आपको दोनों चीजें बना के दिखा रहा हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें एक मार्क भी मिस नहीं होना चाहिए। बाद में हम जो इवैल्यूएशन वाली बात कर रहे हैं उसको ऐड कर देंगे। आपने सिंपली इसमें प्राइस, क्वांटिटी, माइक्रो का ग्राफ है, सप्लाई, डिमांड, इक्विलिब्रियम, रिजल्टेंट पहली प्राइस और पहली क्वांटिटी। अब जी ये ऊपर मैं लिख रहा हूं नॉर्मल गुड का, तो इसके अंदर इनकम्स गिरने से हमारा डिमांड कर्व पूरा का पूरा लेफ्ट पे शिफ्ट होगा। ईडी पैम्स का पहला फैक्टर है। E1 पे आ गए, प्राइस कम हो गई और क्वांटिटी कम हो गई। एक्सप्लेन करेंगे एज शोन इन द ग्राफ, डिमांड फॉर अ नॉर्मल गुड विल शिफ्ट टू द लेफ्ट व्हेन इनकम्स फॉल। As a result, equilibrium price fell from P to P1 and equilibrium quantity reduced from Q to Q1. समझ आ गया मेरे बच्चों? कोई कंफ्यूजन? ओके। अब हम करते हैं जी इंफीरियर गुड का। अगेन सेम ग्राफ बनाना है, प्राइस एंड क्वांटिटी लेबल करके बेसिक इक्विलिब्रियम बना दें। प्राइस एंड क्वांटिटी लेबल कर दें और ये क्वांटिटी हो गई हमारी। अब बेटे इंफीरियर गुड थी, इनकम गिरी है, डिमांड कर्व राइट पे शिफ्ट होगा, D1 पे। इक्विलिब्रियम E1 पे ऊपर इस्टेब्लिश होगा। रिजल्ट में प्राइस बढ़ेगी और क्वांटिटी भी बढ़ जाएगी। दैट इज एक्सप्लेनेशन है कि एज अ रिजल्ट ऑफ फॉल इन इनकम्स कंज्यूमर्स will buy more of inferior goods, their demand curve will shift from D to D1, price will rise and quantity traded will also rise. किसी बच्चे को इन ग्राफ्स में, इस पूरे क्वेश्चन में कोई मसला आया हो? ओके, एक्सीलेंट। जो सोच रहे थे कि इनकम और क्वांटिटी वाला ग्राफ, वो इस पे नहीं काम करेगा बिकॉज ये इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी की बात कर रहा है। यू वांट टू सी द मार्क स्कीम या सबको समझ आ गई है? अब अगर इवैल्यूएशन वाली बात करते हैं, वो कहे कि जी fall in incomes affect all normal goods the same, consider whether fall in incomes affects all normal goods the same, तो यहाँ पे आप कहोगे no, fall in income will affect necessities and luxuries differently. They're both normal goods, but necessities will demand is perfectly inelastic. There'll be hardly any effect on equilibrium price and quantity, whereas for what's it called, inferior goods, for luxury goods there'll be a greater change in price and quantity, greater fall in price and quantity. समझ आ गया? ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे ने यहाँ पे कुछ पूछना हो? यस बेटे। बात तो ठीक है, बात तो ठीक है, व्हाई नॉट। ओके जी, 3A हो गया है। अब जरा 3B देखें, दिस इज स्लाइटली ऑड क्वेश्चन। अभी बच्चे आ रहे हैं लेट लेट। तलहा, मोहम्मद, everybody please come on time. G, 3B. Discuss the difficulties that businesses might have
when they try to control the factors that determine PED for a product and consider whether attempts to control these factors are likely to be successful. ये हमारा एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है, पीडी के फैक्टर्स पे क्वेश्चन है। जरा एक मिनट इस पे सोचें। क्वेश्चन नंबर 3B, इसको तसल्ली से देखें। डिस्कस द डिफिकल्टीज दैट बिजनेसेस माइट हैव when they try to control the factors that determine the PED for a product and consider whether attempts to control these factors are likely to be successful. 12 marks। जरा PED के, सॉरी, ये बिल्कुल उन्हीं फैक्टर्स पे हमने बात करनी है, स्पिट वाले, सब्स्टिट्यूट्स का नंबर एंड क्लोजनेस, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, ब्रांड इमेज वगैरह, इनकम प्रोपोर्शन टेकन फॉर अ प्रोडक्ट, टाइम पीरियड, समझ रहे हैं? तो एक एक करके हम इन फैक्टर्स की बात करते हैं। लेट्स टेक नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। किसी का माइक खुला है वो प्लीज बंद कर दे। Number of substitutes. So if a product has many substitutes and they're very, पहले सॉरी इसमें एहतियातन, क्योंकि अब नॉलेज के मार्क्स आ गए हैं, तो पीईडी को डिफाइन भी कर दो और फॉर्मूला भी दे दो और इलास्टिक इन इलास्टिक को बता भी दें। सबको आता है जी पीईडी का फॉर्मूला, डेफिनेशन, व्हाट इज मेंट बाय इलास्टिक डिमांड एंड इन इलास्टिक डिमांड, या एक बार बोल दो? ओके, लेट्स मूव ऑन। पहले हम बात करते हैं डिफिकल्टीज पे, हमने गौर रखना है। फैक्टर पिक किया हमने, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स एंड देयर क्लोजनेस। इफ अ प्रोडक्ट हैज मेनी सब्स्टिट्यूट्स एंड देयर वेरी क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, chances are when prices of our product rise, consumers will switch towards substitutes and demand is likely to be elastic. अब बिजनेस क्या करे इस इलास्टिसिटी को कम करने के लिए? What can the business do to make consumers, sorry, USP, very good. The business can add unique selling point to their product, a unique feature which is different from the substitute that should distinguish the product from its substitutes, and demand should become inelastic. However, adding unique selling point is extremely expensive. Lots of research and development goes into it. There's a possibility that the competitors might launch the same unique selling product feature before us and all the investment goes in vain, या कंज्यूमर्स को पसंद ही ना आए यूनिक सेलिंग प्रोडक्ट फीचर और वो उसको यूनिक ना समझें, इलास्टिसिटी चेंज ना हो। अब देखिए मैंने तीनों पार्ट से क्वेश्चन को आंसर किया है। क्या डिफिकल्टीज आ रही हैं? बहुत खर्चा आ रहा है, बहुत टाइम लग रहा है यूनिक सेलिंग पॉइंट बनाने में। रिजल्ट क्या हो रहा है जी? इन इलास्टिक हो सकती है, लेकिन किस हद तक सक्सेसफुल होगी? कितना यूनिक सेलिंग पॉइंट था, कंज्यूमर्स ने उसको यूनिक समझा है कि नहीं, और क्या सब्स्टिट्यूट्स ने भी वही यूनिक सेलिंग पॉइंट पहले लॉन्च तो नहीं कर दिया? जी मेरा बेटा, शाबाश। थोड़ा वीक आंसर है, थोड़ा लंबा करो इसको। ब्रांड लॉयल्टी कैसे बनाओगे? पॉइंट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ओके। हाँ, दिस इज नॉट बैड, दिस इज नॉट बैड, इतना करके करो, इतना पता था तो अच्छा बोलो, शाबाश। आई वुड गो फॉर एडवर्टाइजमेंट। बिजनेस कैन यूज परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट to make the consumers more brand loyal to the product, to reduce its PED. However, expensive advertisement will be required. A lot of good campaign will be required before the consumer's perception may change. Consumers may like the other firm's advertisement campaigns, hence our money may go into waste and it will take a long time before brand image can be created through loyalty schemes or advertisement, whatever. So that money might be wasted. अब समझ आ गया मेरे बच्चों कैसे हमने सब्स्टिट्यूट्स पिक किया और उसको इनइलास्टिक बनाने के लिए यूएसपी एडवर्टाइजमेंट वगैरह की बात की? ये समझ लें कि आपने 4 मार्क्स ले लिए। अब एक और फैक्टर को इसी तरह करके करते हैं। लेट्स सी, जिन प्रोडक्ट्स की डिमांड इनइलास्टिक होती है अक्सर या वो नेसेसिटीज होते हैं, ठीक है, या फिर उनकी जो है वो होता है एडिक्टिवनेस होती है, हैबिट फॉर्मिंग होती हैं। इसके ऊपर कोई बच्चा मुझे बताए बिजनेस क्या करे कि कंज्यूमर्स को लगे कि इसका खरीदना इमीडिएटली जरूरी है, नेसेसिटी फील हो। व्हाट कैन दे डू?
स्टोरेज तो बेटे ईएस का कॉन्सेप्ट है, क्या कर रहे हो? कैसे 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 उसको हैबिट फॉर्मिंग बनाए अपनी गुड को? एडवर्टाइजमेंट दोबारा कर रहे हो? अच्छा, business can, add certain features to the product which convinces consumers that it has to be bought immediately. We cannot delay its purchase. That will become more like a necessity product. ठीक है? Hence, demand should become inelastic. However, इट्स नॉट नेसेसरी कि बिजनेस की अटेम्प्ट्स कामयाब हों। इफ द प्रोडक्ट की नेचर ही लग्जूरियस टाइप की थी और उसकी परचेज को डिले किया जा सकता है, नो मैटर हाउ मच यू ट्राई टू persuade consumers towards buying it quicker, they might delay it to next year और ये elasticity कम ना हो। ये बात समझ आ रही है? ये दोबारा बताओ। सॉरी, ऊंचा बोले दोबारा। और भी करते हैं लेकिन पहले इसको सही कर लो ना सुभान, सारा रेंज तो पूरा करे ना। क्यों डिमांड बाज की चीज़ों की इनलास्टिक होती है, नेसेसिटीज होती हैं, इमीडिएटली खरीदना ज़रूरी होता है। सो कंज्यूमर कैन, प्रोड्यूसर कैन ऐड सर्टन फीचर्स और इंग्रेडिएंट्स इन हिज प्रोडक्ट दैट दे बिकम काइंड ऑफ अर्जेंट बाय, ठीक है? एज अ रिजल्ट कंज्यूमर्स विल not react much to price changes, hence demand will become inelastic. However, business attempt might fail if consumers, in its essence the product was luxury and consumers can delay its purchase। ठीक हो गया? अब एक करते हैं इनकम प्रोपोर्शन, ये बड़ा आसान है। अगर प्रोडक्ट, हाँ जी हाँ जी, क्या करे क्या करे? ओ बहुत सारी है बेटे, देखो आपकी प्रमोशनल कैंपेन्स हैं ही इसी बेस पे बनी हुई, बचत का आइडिया देना, ठीक है? आ, आपने ये खरीदा है तो इसके रिजल्ट में आपको ये फायदा हो रहा है, उसके फायदे एनहांस करना, एक किस्म का अर्जेंट बाइंग की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। समझ रहे हैं? उनकी अहमियत को उजागर कर रहे हैं, तो दैट्स हाउ दे डू इट। लीफलेट्स के थ्रू, कैंपेन्स के थ्रू, प्रमोशनल ऑफर्स के थ्रू, ठीक है? अब हम करते हैं जी इनकम प्रोपोर्शन। जो प्रोडक्ट बजट का थोड़ा हिस्सा लेती है उसकी डिमांड इनइलास्टिक होती है। अब बिजनेस क्या करे टू मेक कंज्यूमर्स फील कि ये हमारी बजट का थोड़ा हिस्सा? सॉरी, reduce prices, offer short term promotions, price discounts, book offs, buy one get one free। प्राइस ना गिराए, इस तरह की स्कीम्स दे। वो अब कंज्यूमर के बजट का थोड़ा हिस्सा लेगी, डिमांड इनइलास्टिक होना शुरू हो जाएगी। लेकिन हो सकता है कंपेटिटर्स भी सेम स्ट्रेटजीज यूज करें और कंज्यूमर दूसरों की प्रोडक्ट को प्रेफर करे कंपेयर टू यू। सो नो गारंटी कि प्राइस इलास्टिसिटी कम होगी। अब समझ आ गया मेरे बच्चों या कोई कंफ्यूजन? इनइलास्टिक हो सकती है एक यूनिक सेलिंग पॉइंट बन जाएगा, बजट का भी थोड़ा हिस्सा लेगा, ठीक है? अब इवैल्यूएट कर, जी सॉरी, गो हेड अगेन बेटे। अच्छा शायद, आई थिंक इट्स अ प्रीटी इजी क्वेश्चन। अगर आप गौर से देखो, आपको फैक्टर्स ऑफ पीईडी पता है, कैसे उनको यूज करे बिजनेस और क्या रुकावटें आ सकती हैं, ये चीजें। इफ आई वाज डूइंग दिस पेपर आई वुड चूज क्वेश्चन नंबर 2 जो कल किया था। बहुत, हाँ, स्पिट वाले फैक्टर्स, वही फैक्टर, हाँ, बिजनेस कैसे उसको करे, ठीक है? आप इवन ये भी कह सकते हैं कि वो स्विच कर जाए टुवर्ड्स मेकिंग नेसेसिटी प्रोडक्ट्स, अपनी प्रोडक्ट लाइन में कुछ नेसेसिटी प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दे। लेकिन उसमें रिसोर्सेज को स्विच करना पड़ेगा, वर्कर्स को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, इक्विपमेंट नए लेने पड़ेंगे, कॉस्ट पड़ेगी। और हो सकता है बिजनेसेस एक ब्रांड प्रोडक्ट के साथ नेसेसिटी प्रोडक्ट्स को साथ अटैच ना कर सके और कंज्यूमर के माइंड में उसकी इलास्टिसिटी कम ना हो। समझ रहे हैं ना? हर दफा इसी तरह क्या डिफिकल्टीज हैं, कैसे कर सकते हैं, किस हद तक इफेक्टिव होगा, लिमिटेशन बता दें। गॉट द पॉइंट? जी जी जी।
हम्म। हम्म। बिल्कुल वैलिड पॉइंट है, बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। बिजनेस मर्ज करें या टेक ओवर कर लें अपने कंपेटिटर्स को, नंबर ऑफ कंपेटिटर्स कम हो जाएंगे, लेकिन मर्जिंग के लिए बहुत आपको कल्चर चेंज करना पड़ता है, दूसरों के साथ एडजस्ट करना पड़ता है, टेक ओवर के लिए बहुत पैसा चाहिए। ठीक है, हो सकता है कल्चरल क्लैशेस आ जाएं दोनों बिजनेसेस के, सक्सेस का रेशियो कम हो जाता है, समझ रहे हैं, डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ सकती हैं, बहुत बड़ा हो गया, कॉस्ट बढ़ना शुरू हो गई। क्लियर? देखिए, इवन जॉइंट वेंचर में भी बहुत कॉस्ट आती है और कल्चरल क्लैश आते हैं। चाइनीज फर्म के साथ जब पाकिस्तानी फर्म्स करते काम करती हैं, बहुत कल्चरल क्लैश आते हैं। अगर आप नहीं लिखते ये चीज, तो आपने सारी इवैल्यूएशन के पॉइंट्स तो दे दिए ना, लिमिटेशन बताई नहीं। समझ रहे हो? क्वेश्चन के तीनों पार्ट्स तो हैंडल नहीं किए फिर आपने। आई यू गेटिंग इट? आपने एक पॉइंट पकड़ा, एक मार्क मिल गया कि जी ठीक है, मर्ज कर जाए, इलास्टिसिटी कम हो जाएगी, बस एक मार्क। बाकी के दो कहाँ से लोगे फिर? उसकी प्रॉब्लम्स बतानी, किस हद तक काम, ये बताना जरूरी है। अब जी, वैल्यूएशन एज डिस्कस्ड अबव, business can use various methods to control the PED, but all of them have difficulties involved, cost involved, may happen in the long run and may not even be successful. ठीक है? So therefore, there is no one way for businesses to reduce PED. In my opinion, using a unique selling point gives us a long-lasting reduction in PED because it makes the product distinguished from all its substitutes. ठीक हो गया? एक के हक में बात कर दो। जी मेरा बेटा। कितनी? पीईडी की खुद लिमिटेशन जो है, आई डोंट सी कि मार्क्स की इसको करेगी, लेकिन लिख दो एहतियातन, हर्ज कोई नहीं है। ठीक है जी बच्चों, समझ आया 3B, या इसका मैं एक आंसर बना के आपको भेज दूं? जी सॉरी, चलिए मैं थोड़ा सा काम किया था इसलिए मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? जी बेटे, एनी क्वेश्चंस? जी जी श्योर। प्राइस स्किमिंग तो खैर प्राइस बढ़ाने का नाम होता है, आप पेनिट्रेशन प्राइसिंग की बात कर रहे हो। हाँ, पेनिट्रेशन प्राइसिंग करके सेल्स तो बढ़ाई जा सकती है, इलास्टिसिटी नहीं कम की जा सकती। रिस्पॉन्सिवनेस तो आएगी, सब्सिट्यूट्स बहुत हैं, लेकिन इलास्टिसिटी कैसे कम होगी? एडवर्टाइजमेंट से, यूनिक सेलिंग पॉइंट से, उसके फीचर्स चेंज करके, उसकी इनकम प्रोपोर्शन कम करके। जब तक उन फैक्टर्स को नहीं डील करोगे जो पीईडी को कम करते हैं, ये आंसर सही नहीं होगा, उनकी डिफिकल्टीज लोगे। गेटिंग द पॉइंट? आई लाइक द वे यू थिंकिंग, थिंकिंग आउट ऑफ द बॉक्स, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। लेकिन क्वेश्चन में कुछ लिमिटेशंस होती है ना, इकोनॉमिक थ्योरी हमें एक हद से ज्यादा बाहर नहीं जाने देती। मुझे लगता है इस क्वेश्चन पे बच्चों आपको कॉन्फिडेंस नहीं आया। अगले वाला बहुत आसान सवाल है, हमने बहुत ही आसान सवाल है, क्योंकि शायद आपकी रिवीजन नहीं है इस पे, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन 4A देखें। An economy moved from a deficit to a surplus on the current account of balance of payments. Explain what is meant by a surplus on current account of balance of payment. Easy. नॉलेज के 2 मार्क्स, 3 मार्क्स यहाँ आ गए। कंसिडर द पॉसिबल इम्पैक्ट ऑन द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एक चीज। एनालिसिस का नेक्स्ट, और प्राइसेस के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा व्हेन देयर इज अ चेंज फ्रॉम डेफिसिट टू सरप्लस करंट अकाउंट बैलेंस इन इकोनॉमी। हमने क्या मसला आ रहा है इस क्वेश्चन में? आसान है, आसान है। यस यस एब्सोल्युटली। क्या 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 कह रहे हो, क्या कह रहे हो? गवर्नमेंट को नहीं मिलता बेटे, लेकिन हाँ मुल्क को, मुल्क को। ठीक है, सही है, मुल्क को, बिल्कुल सही है। तो लेट्स गो जी। सबसे पहले इस क्वेश्चन में बच्चों करंट अकाउंट को डिफाइन करो, उसके चारों हिस्सों समेत। करंट अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स या इनफ्लोज फ्रॉम exports of goods and services and other incomes
सॉरी मैं गलत बोल गया हूं, दोबारा। करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स द रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स एंड अदर इनकम्स फॉर अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। चार हिस्से हैं करंट अकाउंट के, वो आपसे सुनना चाह रहा है, समझ रहे हैं? तो करंट अकाउंट क्या है? ये रिकॉर्ड करता है ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम ट्रांसफर्स, उनकी इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ मनी, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। डेफिसिट का सरप्लस कब होगा? डेफिसिट से जब जॉइंट इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स of goods and services, primary and secondary incomes will be greater than joint outflows for exports, imports, primary and secondary income transfers. समझ आ गया मेरा बेटा, या कोई कंफ्यूजन आ रही है? ओके, लेट्स सी। क्यों डेफिसिट से सरप्लस में जाएगा? आप कहें जी एक्सचेंज रेट हमारा डेप्रिशिएट हो गया। एवं एहतियातन वजह बता देते हैं, जैसे एक्सपोर्ट सस्ती, इंपोर्ट्स महंगी। वैसे आपको मैं अगर टेक्निकली डेफिनेशन बताऊं तो आप सिर्फ जब ये लिख देते हैं कि व्हेन इनफ्लोज फ्रॉम एक्सपोर्ट्स आर ग्रेटर देन आउटफ्लोज फॉर इंपोर्ट्स, करंट अकाउंट बिकम्स सरप्लस। ठीक है? इट हैज फोर पार्ट्स: ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी इनकम, सेकेंडरी इनकम्स। देयर जॉइंट इनफ्लोज व्हेन दे ग्रेटर देन जॉइंट आउटफ्लोज, करंट अकाउंट बिकम्स सरप्लस। समझ आ गया? अब जी, वो कहता है करंट अकाउंट डेफिसिट से सरप्लस में गया है तो उसका क्या इफेक्ट आएगा? कंसिडर द पॉसिबल इंपैक्ट ऑन लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट पे। जी बचाओ, बताओ मुझे, जब हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में जाएगा हमारे मुल्क में एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या असर आएगा? अच्छा, मुझे आंसर चाहिए। ओके, ये चीज इनकम से नहीं, इनकम से नहीं, एक्स माइनस एम वाले पार्ट में एक्सपोर्ट्स का इंजेक्शन आएगा। एडी के चार हिस्सों से बेटे इसे हैंडल करो। हाँ, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी क्योंकि अब एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ज्यादा कमाएगी, कंजम्पशन ज्यादा होगी, ऑल ऑफ दैट। ठीक है? सबको समझ आ गया ये बात? सॉरी। ओके, गुड, गुड इनफ, गुड इनफ। एग्रीगेट डिमांड बाहर शिफ्ट होगी, एक्सपोर्ट्स के इंजेक्शन की वजह से, इनकम्स बढ़ने से कंजम्पशन का इंजेक्शन आएगा। एज अ रिजल्ट हमारी इंप्लॉयमेंट जनरेट होगी, अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी। प्राइसेस पे क्या असर आएगा एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ती है? डिमांड पर इन्फ्लेशन आती है, ठीक है? लेकिन अगर वो अब नया क्वेश्चन देगा उसमें कहेगा कि प्राइसेस पे ऑलवेज क्या इफेक्ट आएगा, तो इसमें आपने बताना है प्राइस लेवल विल राइज इफ वी वर क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट, एग्रीगेट सप्लाई नहीं बढ़ सकी, ठीक है ना? अदरवाइज प्राइस लेवल नहीं बढ़ेगा। सो इट विल डिपेंड ऑन वेयर वी आर ऑन अ लॉन्ग रन एग्रीगेट सप्लाई कर्व। बच्चों समझ आ गया या कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? आप कई बार मैंने वो ग्राफ बना के दिखाया हुआ है आपको, इसको प्लीज डिमांड पर इन्फ्लेशन वाले को जरा माइंड में रखें। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ एंड हेल्प्स यू अ लॉट इन स्कोरिंग हाई इन सच क्वेश्चन जो पहले इवैल्यूएशन वाली बात होती है। ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ, अपने ग्राफ एग्जाम में नहीं बना। यस यस यस। क्यों? 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 मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। अच्छा, लेकिन यहाँ पे आपकी बात इनवैलिड हो रही है, हम ना, उसने बोल दिया है डेफिसिट से सरप्लस हो चुका है, तो फिर आप ये बात कैसे यूज कर सकती हैं? उसने क्वेश्चन में बोल दिया है मूव फ्रॉम अ डेफिसिट टू सरप्लस, सरप्लस में जा चुका है, समझ रहे हैं? अब ये देखो मेरे बेटे, अगर एग्रीगेट डिमांड एक्स माइनस एम के इंजेक्शन की वजह से उस हिस्से में बढ़ी थी जहां सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक थी, हम पीपीसी के अंदर थे, बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट थे, तो सिर्फ आउटपुट बढ़ रही है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, प्राइसेस नहीं बढ़ रही। अलबत्ता अगर हम क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट थे, हम इन इलास्टिक वाले पार्ट में आ गए, तो उससे फिर प्राइसेस भी बढ़ रही हैं
और एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो रही है। समझ आ गया? ये वाली मैं बात कर रहा था। सबको क्लियर हो गया ये ग्राफ, या अभी तक मसला है इसमें? ये कौन है बच्चा? बेटे आप कौन है? सॉरी, अहमद आपको अभी तक क्लियर नहीं हुआ फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होती है? देखो बेटे, इस एग्रीगेट सप्लाई के, ये देखो ना, हम अपने इनइलास्टिक पार्ट के पास क्यों आ रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट के पास आ रहे हैं, और ये परफेक्टली फुल एम्प्लॉयमेंट है, पीपीसी के ऊपर आ गए। तो ये बोल रहे हैं ना कि हम फुल एम्प्लॉयमेंट, ये देखो ये है बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट, ये क्लोज टू फुल एम्प्लॉयमेंट है, और ये फुल एम्प्लॉयमेंट है। सब रिसोर्सेज लग गए, सप्लाई मैक्सिमाइज होगी, ये बात हो रही है। यहाँ पे अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है, प्राइस नहीं बढ़ रही। अलबत्ता यहाँ बढ़ती है तो देखो प्राइस भी बढ़ रही है और आउटपुट भी बढ़ रही है। ये मैं कह रहा हूँ। अहमद अभी भी समझ नहीं आया? मुझे बता दो खुल के। श्योर? ओके ओके, बैक टू द टॉपिक। जी बेटे, अब किसी को इसमें मसला आया हो? पहला क्वेश्चन 8 में से 8 वाला है, लेकिन चले लेट्स मूव ऑन। बी पार्ट ये आपका अब कोर्स से निकल चुका है, एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग एंड एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसीज। लेकिन मैं इसी बहाने आपको काफी सारी रिवीजन करवा दूंगा। सो शैल वी जस्ट डू इट क्विकली? बेटे इसलिए लिखवाया है कि इनकी एक बड़ी अजीब सी आदत है कि क्वेश्चन निकाल देते हैं एक टॉपिक और उस पर कुछ ना कुछ दे देते हैं। तो मैंने एहतियातन, है भी यही पॉलिसीज ना, उन्हें नाम निकाले हैं बस, पॉलिसीज तो हमें पढ़नी पड़ी है। फिर भी करवा दूं जल्दी से आप लोगों को, ताकि कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाए। आप लोग मुझे करवाएं। लेट्स सी, डिस्कस वेदर, ये सेम है नए मार्क्स स्कीम में, बिल्कुल सेम है 12। Expenditure reducing या expenditure switching policies are more likely to be of greater overall benefit if adopted to remove a persistent deficit on the current account of balance of payment। अब नई मार्क्स स्कीम के मुताबिक हमें तीनों डिफाइन करनी पड़ेंगी। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज आर contractionary fiscal and contractionary monetary policy, where government raises taxes, reduces spending fiscal में, raises interest rates, reduces money supply monetary में। ठीक है? And expenditure switching policies refer to policies which make foreigners switch their expenditure towards local goods, and local people also switch their expenditure towards local goods, namely protectionism, trade barriers, tariff quotas वगैरह, and exchange rate devaluation। समझ आ गया? फिर जी, परसिस्टेंट बैलेंस ऑफ पेमेंट करंट अकाउंट डेफिसिट का क्या मतलब है? व्हेन जॉइंट इनफ्लोज फ्रॉम द अकाउंट्स ऑफ करंट अकाउंट, ट्रेड इन गुड्स, ट्रेड इन सर्विसेज, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इनकम्स आर लेस देन joint outflows from all these accounts in a current account, and it happens for many years। ठीक है? तब persistent उसको हम बोलते हैं। नॉलेज के मार्क्स समझ आ गए? डेफिसिट पता है आपको जैद? परसिस्टेंट का क्या मतलब है? जो मुसलसल चल रहा है। जी, मुसलसल ज़्यादा है कंपेयर टू आवर एक्सपोर्ट। जी, एनी प्रॉब्लम्स? ओके, लेट्स मूव ऑन। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा इस पे आगे चलता हूँ। पहले मैं कर रहा हूँ जी 4 मार्क्स के लिए एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज। गवर्नमेंट कैन यूज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, raise taxes and reduce government spending. This will reduce disposable income. As incomes fall, consumers will be able to import less imports, because they are normally luxuries and they have income elastic demand. As a result, current accounts persistent balance of deficit might improve as imports will be lesser। ठीक हो गया? कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? एक्सपेंडिचर स्विचिंग पे आने से पहले मैं डैम्पनिंग पूरी करना चाह रहा हूँ। रिड्यूसिंग, गवर्नमेंट कैन ऑल्सो इंक्रीज इंटरेस्ट रेट्स एंड रिड्यूस मनी सप्लाई as a part of expenditure reducing monetary policy। As a result, again, cost of borrowing will rise, return on saving will rise, consumers will save more, borrow less, and as a result, imports will fall।
ठीक हो गया। अब यहाँ पे इसकी लिमिटेशन लेते हैं। हाउएवर राइज इन इंटरेस्ट रेट विल अट्रैक्ट हॉट मनी इनफ्लोज, make the currency appreciated. As a result, imports will become cheaper and current account deficit may even go further into deficit. समझ आ गया मेरे बच्चा? कोई मसला यहाँ पे? अब थोड़ा सा इनकी बुराई कर देते हैं। एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसीज do correct current account or balance of payment to some extent, but they cause a lot of unemployment. They take time before they're effective, and if consumer confidence is high, even higher taxes and interest rate will not deter them from importing. समझ आ गया? एक्सपेंडिचर स्विचिंग, हम एक्सचेंज रेट को अपने डी वैल्यू करते हैं। आप लोग मुझे बताएं उससे हमारी एक्सपोर्ट्स की प्राइस पे, इंपोर्ट्स की प्राइस पे और करंट अकाउंट पे क्या असर आएगा? अपनी करेंसी, सॉरी, एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी, सस्ती हो जाएंगी, और इंपोर्ट्स, वेरी गुड, हमारी करेंसी नीचे गई, इंपोर्ट्स महंगी हुई, हमने कम खरीद सके, एक्स माइनस एम, करंट अकाउंट का डेफिसिट बेहतर हुआ, कम हुआ। लेकिन क्या उसको बोलते हैं, ओनली इफ डिमांड वाज इलास्टिक फॉर बोथ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। इन शॉर्ट रन डिमांड टेंड्स टू बी इनइलास्टिक एंड इट मे वर्सन या फर्दर डेफिसिट करंट अकाउंट। एक्सपेंडिचर स्विचिंग में अब आ जाती हैं जी टैरिफ कोटास वगैरह ऑन इंपोर्ट्स, दिल मेक इंपोर्ट्स एक्सपेंसिव, लेस इंपोर्ट्स विल बी बॉट। एक्सपोर्टर्स को सब्सिडीज दोगे, वो सस्ते करके ज्यादा बेच सकेंगे, लेकिन इसका क्या मसला है, अदर कंट्रीज में रिटेलिएट अगेंस्ट अस, ठीक है, एंड दे मे नॉट वर्क एज अदर कंट्रीज में पुट टैरिफ्स एंड कोटास ऑन आवर एक्सपोर्ट्स एज वेल, और सब्सिडाइज देयर गुड्स टू सेल इट एट चीपर प्राइसेस इन आवर कंट्री। समझ आ रहा है मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन? ओके। अब इवैल्यूएशन, आपके ख्याल में दोनों में से ज्यादा टारगेटेड कौन सी है, जो स्ट्रेट अवे करंट अकाउंट डेफिसिट को टारगेट कर रही है, स्विचिंग या रिड्यूसिंग? स्विचिंग, तो हम बोलेंगे यस, बोथ ऑफ द पॉलिसीज कैन बी यूज्ड to control current account deficit, expenditure reducing by reducing incomes, and expenditure switching by making people switch towards domestic goods. In my opinion, expenditure switching policies are much more successful because they're targeted towards current account balance only. They affect the price of exports and imports and directly affect current account deficit. However, um, success will be only dependent on PD and the fact that other countries may not retaliate. समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन इस पे? एवरीवन 100% क्लियर? जो खामोश हैं वो भी बता दो, कोई मसला हो। ओके ओके ओके, चलें वीडियो देख लीजिएगा जिनको थोड़ा सा भी इश्यू है। और जो आपका ये इनकम इलास्टिसिटी वाला पार्ट बी था, ये और जो मैंने पिछला सोल्यूशन बनाया था ना मार्च के पेपर का, कुछ क्वेश्चंस का, वो भी मैं आपको दोनों आज अभी भेज देता हूँ, क्योंकि क्लास तो हमारी खत्म हो गई है और टाइम मेरे पास है, मैं 15 मिनट में वो दोनों भेज देता हूँ आपको। एनीथिंग एल्स जी बिफोर आई क्लोज माई क्लास? शुरू आपका। जी, देखो बेटे, हाँ, हम फिस्कल की बात, मॉनेटरी पूछना चाह रहे हो या फिस्कल? फिस्कल में आप मुझे बताओ, जब गवर्नमेंट टैक्स बढ़ाती है, स्पेंडिंग कम करती है, डिस्पोजेबल इनकम्स पे क्या असर पड़ता है? इंपोर्ट्स पे क्या असर पड़ेगा? इंपोर्ट, आप समझ आ गया? सेम विद इंटरेस्ट रेट, या ये चक्कर है। जी जी, एनीवन जी, एनी क्वेश्चंस? अच्छा, आप लोगों से मैंने आते वक्त डिस्कशन किया था, कल चांद रात होने का चांस बहुत कम है। अगर तो अनाउंस हो गई चांद रात तो कल और परसों ऑफ होगा, वरना परसों और ईद का पहला दिन ऑफ होगा हमारी क्लासेस का। ओके जी।